गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉस्ट शीट रिवीजन। कॉस्ट शीट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ओके, सो मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट को कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोला जाता है या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर सारे कॉस्ट के इंफॉर्मेशन दिए होंगे। कॉस्ट के इंफॉर्मेशन मतलब बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको तीन खर्चा लगता है। एक मटेरियल का खर्चा लगेगा, दूसरा लेबर एंड थर्ड इज योर एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। आपका जो भी रॉ मटेरियल या जो भी टैंजिबल आइटम प्रोडक्ट में यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल। लेबर मतलब दो टाइप के लेबर है। एक तो जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं वो, और जो प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहे, मतलब डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट वाला। प्रोडक्ट में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो खुद बना रहे प्रोडक्ट वो। दूसरा जो ऑफिस में बैठे, जैसे आप लोग सीईओ हो जाओगे और आप लोग उस कंपनी का अकाउंट संभालोगे तो आपका भी जो कॉस्ट होगा वो रिकवर करना होगा। कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसका भी कॉस्ट रिकवर करना होगा। तो वो सब कॉस्ट लेबर में आता है। तो लेबर मतलब सिर्फ लेबर नहीं है, एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज। एंड थर्ड इज योर एक्सपेंस, मतलब पावर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आ जाएगा यहाँ पर। मटेरियल के अंदर दो पार्ट है। मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है ये? एक मिनट। हाँ, क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल खर्चा विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब जो प्रोडक्ट में क्लियरली दिख के आता है। जैसे शर्ट बनाने का बिजनेस है, शर्ट तो क्लॉथ क्लियरली दिख रहा है कितने का क्लॉथ लगा है। सर शायद आपको लग रहा है 2 या 2.5 मीटर का कपड़ा लगा होगा, तो ये हो जाता है आपका डायरेक्ट मटेरियल। शर्ट के बटन्स, टोटल 10 से 12 बटन्स लगे, डायरेक्टली मालूम है कितना लग रहा है, तो वो भी हो जाता है आपका डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है इस शर्ट में कितना हुआ, बट उसका भी खर्चा एलोकेट होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये शर्ट बनाने के लिए जो मशीन यूज हो रहा है उस मशीन को ऑयलिंग करना पड़ता है। ऑयलिंग, ग्रीजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो भी ऑयलिंग का भी खर्चा हो रहा है ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के लिए ही हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। या फिर आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा इतना छोटा या नेग्लिजिबल है, इतना छोटा या नेग्लिजिबल है, इतना छोटा या नेग्लिजिबल है कि हम लोग उसको डायरेक्ट मटेरियल ना बोलते हुए उसको क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर अगर मुझे कॉस्टिंग निकालना है एक पोहे का, पोहा, पोहे में नमक आता है, नमक। अब नमक का पैकेट एग्जाम्पल 30 रुपीज का अगर आता होगा तो 30 रुपीज में से हम लोग जस्ट एक पिंच ऑफ सॉल्ट निकालते हैं और वो पूरे पोहे में डालते हैं। तो हार्डली कुछ खर्चा, हार्डली डायरेक्ट खर्चा ये दिख रहा है कि आपका ये प्रोडक्ट में कितना जा रहा है वो मालूम पड़ रहा है, बट इट इज नॉट इजी टू क्वांटिफाई। वो डायरेक्ट मटेरियल इट इज नॉट इजी टू क्वांटिफाई, या इट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। तो ऐसा कोई डायरेक्ट मटेरियल होगा जो वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी होगा, वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल, उसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल में कंसीडर कर लेंगे। क्लियर? इसके लिए थ्रेड हुआ, थ्रेड, धागा। अब शर्ट बनाने के लिए 500-600 लगता है, बट हार्डली धागा 5 to 10 रुपीज का लगता होगा। तो जो भी इसके लिए धागा यूज होगा हम लोग उसको इनडायरेक्ट मटेरियल में ले जाएंगे। क्लियर? डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोडक्शन के अंदर, जो खुद बना रहा है वो हो गया आपको डायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल, रानी ने बोला कि ये शर्ट बनाने का मैं चार्ज करूंगी 300 रुपीज, तो जो भी पेमेंट रानी को जा रहा है 300 रुपीज का, दैट्स अ डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे बहुत सारे वर्कर लोग जो काम कर रहे हैं उन पे ध्यान रखने के लिए सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजर को जो भी हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, उनको जो भी हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, हम लोग जो भी सैलरी दे रहे हैं उनको, अब सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हम लोग 10,000 पर मंथ, बट एक प्रोडक्ट के लिए कितना दे रहे हैं डायरेक्टली पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो वो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट लेबर। ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, ऑफिस में जो सेल्स डिपार्टमेंट बैठा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर?
नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको हम लोग ने लिस्ट दिया, लिस्ट देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखने के लिए रॉयल्टी। एक प्रोडक्ट बेचोगे तो जो कंपनी का ओनर होता है, जैसे कि हम लोग ने मैकडी का ब्रांड लिया, मैकडी वाले ने बोला कि आप हर बर्गर के पीछे मुझे 5 रुपीज पे करना। तो जो 5 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं ना हर बर्गर के पीछे, दैट इज कॉल्ड एज अ रॉयल्टी। सो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी, पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब। डायरेक्ट मटेरियल, तीनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। तीनों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड्स का मतलब क्या आपका? इनडायरेक्ट। आपको बता दूं ये अलग से चैप्टर भी है, ओवरहेड्स करके अलग से चैप्टर भी है। आपको डायरेक्ट मटेरियल भी एक चैप्टर है, डायरेक्ट लेबर भी चैप्टर है। डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर अलग से नहीं रखा, उन्होंने ना मिक्स कर दिया लेबर के साथ, बिकॉज देयर इज नो मच क्वांटिटी इन इट टू स्पीक अबाउट फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड ओवरहेड्स भी एक अलग से चैप्टर है। तो ओवरहेड्स में 3 खर्चे, एक तो फैक्ट्री से रिलेटेड, एक ऑफिस से रिलेटेड, एंड दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आयल से ये खर्चा आपका जो हो रहा है ना, ये फैक्ट्री में हो रहा है, ये जो खर्चा है ये हो रहा है ऑफिस में, और ये मार्केटिंग का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में 3 कैटेगरी है। ओवरहेड्स में 3 कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी फैक्ट्री वाला, बराबर है, उसको हम लोग नाम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके 4 नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो, या प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलो, या फिर वर्क्स ओवरहेड्स बोलो, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोलो। क्लियर? चारों एक ही है। सेकंड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और थर्ड क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बट इसमें से जो पॉपुलर नाम है वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा वर्क्स ओवरहेड। ऐसे नहीं कि बाकी 2 यूज नहीं होता, बाकी 2 भी यूज होता है, बट ये जरा पॉपुलर नाम है, ये ज्यादा यूज होता है। अब कॉस्ट शीट के फॉर्मेट। कॉस्ट शीट में जब शुरू करेंगे हमेशा याद रखना, कॉस्ट शीट ऑफ कंपनी का नाम आ जाएगा, फॉर द पीरियड, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। मुझे यहां पर लगता है ऐसा और एक इसमें इंसर्ट कर देना चाहिए सो दैट आप लोगों को याद रह जाए। यहां पर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड यूनिट्स, अगर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो ये 2 भी हम लोग हमेशा लिखेंगे। आपका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना था, यूनिट्स सोल्ड कितना था, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कॉस्ट पर यूनिट कॉलम का जरूरत कब होगा? अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी नहीं दिया है। ये कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। अगर ये कैलकुलेशन पूछा है तो हम लोगों को ये बनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन स्पेसिफाइज, मुझे ना कॉस्ट पर यूनिट का आंसर बताओ कितना है, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट का आंसर बताओ कितना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो ये बनाएंगे, और एल्स इसको बनाने का जरूरत नहीं है। ओके, अब यहां पर जैसे मैंने टोटल कॉस्ट लिखा है, यहां पर टोटल कॉस्ट लिखा है, एक कॉलम बनाया है, हो सकता है टोटल कॉस्ट का भी 2-2 कॉलम बने, एक रुपीज और दूसरा भी रुपीज, 2-2। मतलब टोटल कॉस्ट के अंदर इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। इनर कॉलम आउटर कॉलम कब होगा? जब 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 कोई भी ओवरहेड्स का खर्चा है वो 1 या 1 से ज्यादा है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा है, सो इनर कॉलम में टोटल ले लेंगे एंड टोटल विल बी इन आउटर कॉलम। तो इनर कॉलम में उसको ऐड करते जाना, जो भी टोटल आएगा वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। क्लियर? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए इजी पड़ेगा। ओके, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले सारे डायरेक्ट ऐड होगा, फिर फैक्ट्री का खर्चा ऐड होगा, फिर एडमिन का खर्चा ऐड होगा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड होगा। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एम्प्लॉई, ब्रैकेट में लिख देना लेबर कॉस्ट। आप लोग एग्जाम में भी ये दोनों लिखना, डायरेक्ट एम्प्लॉय ब्रैकेट में लेबर कॉस्ट, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। ये तो ऊपर ही देख लिया था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एम्प्लॉई स्लैश लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करना है आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब ये फैक्ट्री के खर्चे, ये कौन से खर्चे, क्या खर्चे वो देखेंगे। मतलब कहना ही से यहां से यहां तक ये भी हमारे फैक्ट्री का ही खर्चा है, प्लस ये भी हमारा कहाँ का खर्चा है, फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP, ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, और यहां पर मैंने क्लियरली लिख के दे दिया आपको, वैल्यू विल बी गिवन। आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेंगे, इसका कैलकुलेशन भी एक अलग से चैप्टर है विच इज प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा WIP का कैलकुलेशन कैसा होता है, बट आपको कॉस्ट शीट के अंदर कैलकुलेशन नहीं आने वाला है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फैक्ट्री कॉस्ट। एक मिनट वापस से, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या सॉरी डायरेक्ट पहला लेबर ले लो, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। इसमें आप ऐड कर देना फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें आप ऐड कर देना फैक्ट्री ओवरहेड्स, आपको मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक आपका फैक्ट्री का खर्चा है। और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मतलब आपने जो भी खर्चे हो रहे थे सब ऐड करते गए, जो प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार हुआ वो भी, और जो पूरा बन के तैयार नहीं हुआ जो WIP है वो भी। तो जितना भी खर्चा पर्टेनिंग टू WIP है वो हम लोग को माइनस करना है, क्योंकि एंड गोल इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए, वो गोल है। तो जो गुड्स बिका ना उसका कॉस्ट निकालना है हम लोगों को। तो यहां पर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक आई होप वेरी 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 क्लियर। आगे इसमें अब आपका 4 खर्चा है जो ऐड हो जाएगा और एक छोटा सा इनकम है जो माइनस होगा। 4 खर्चे में क्या आने वाला है, एक तो आ जाएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और चौथा खर्चा है पैकिंग कॉस्ट विच इज प्राइमरी इन नेचर। लेस हो जाएगा क्रेडिट फॉर रिकवरीज, ये भी वर्ड याद रखना, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप सेल, बाय प्रोडक्ट, मिसलेनियस इनकम। तो जो भी आपका प्रोसेस के टाइम पे लॉस होगा, एक मिनट। सो यहां पर 4 खर्चा ऐड होने वाला है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी इन नेचर, लेस हो जाएगा स्क्रैप सेल। ये करने से आपको मिलेगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, आपके गुड्स बनाने का खर्चा। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब आपने अगर 1000 क्वांटिटी बना लिया है, आपने अगर 1000 क्वांटिटी बना लिया है, 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लिया, एंड ईयर एंड में आपके पास सिर्फ 200 क्वांटिटी बचा है, ओपनिंग नहीं था, 200 क्वांटिटी बचा है, तो सेल कितना कर दिया, 800, 1000 में से माइनस कर दिया आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो इसीलिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार फिर से आपने ये बताया शुरू से, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। क्लियर एकदम। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP विल गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री का खर्चा यहां तक हो चुका है, अब इसके अंदर वो 4 खर्चे ऐड होने वाले हैं, 1 2 3 और 4 खर्चा ऐड हो जाएगा और एक छोटा सा इनकम माइनस हो जाएगा। 4 खर्चा कौन सा है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और जो लेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्क्रैप सेल। और ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपका दो ओवरहेड्स का खर्चा ऐड होने वाला है। एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लेकिन अगर हमारे पास सेलिंग का खर्चा अलग से मालूम है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग से मालूम है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग दिखाएंगे एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स कॉमन नाम दे देंगे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल, ऊपर कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यहां पर है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल। ये डिफरेंस क्या है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। मार्केटिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग अलग। एड इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट अगर एग्जाम में आया तो इंटरेस्ट भी यहां पर ऐड हो जाएगा नॉन इक्विटी फंड का। और ये ऐड करने के बाद जो भी मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें ऐड कर दोगे, प्रॉफिट तो मिल जाएगा आपको। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब एकदम क्विकली देखते हैं कि हेड में क्या क्या था। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हुआ ना तो पूरा गलत हो जाएगा। क्लियर? ये गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बीइंग अ रिवीजन, हम लोग और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ है क्या, आउटपुट क्या है वो देख रहे हैं, क्यों कैसे, वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब सिर्फ फाइनल रिजल्ट देख ले कि क्या है रिजल्ट, और वो रिजल्ट को याद रख रहे कि अच्छा ये ऐसा था। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओहो, उसमें आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। मेन तो ये बेसिक है जो याद रखना है आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बट इसके अलावा और भी कुछ आइटम्स है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है? परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल लेस हो जाएगा, हो गया। ओके, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल लेस हो जाएगा, आप माइनस कर दोगे उसको। एड कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब जो खरीदने के टाइम पे ट्रांसपोर्टर को पैसा देना पड़ा, या फिर इसको ऐसा बोलूंगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑन परचेज या कैरेज ऑन परचेज, वो भी आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड होने वाला है। क्लियर? ओके। फ्रेट ऑन परचेज रिटर्न याद रखना, यहां पर नहीं आएगा, वो कहां पर जाएगा? आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। कैरेज ऑन परचेज रिटर्न कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो माइनस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट, जो खरीदने के टाइम पे मिलता है आपको, तो वो माइनस हो जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स या ग्रांट्स या सब्सिडी अगर कुछ मिला है वो भी लेस हो जाएगा, कॉस्ट कम करना पड़ेगा हम लोगों को हमारे मटेरियल का। जीएसटी पेड, ये भी थोड़ा फ्रीक्वेंटली आता है। अगर आपने जीएसटी पे किया होगा और उसका क्रेडिट मिल जाएगा तो कॉस्ट नहीं है आपका। जीएसटी अगर आपने पे किया है अपने सप्लायर को 1 लाख प्लस 18% 18,000, तो आपने सप्लायर को 1,18,000 पे किया, बट उस 18,000 का आप क्रेडिट लेने वाले हो ना, तो वो कॉस्ट नहीं है। अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका, अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो बन जाएगा आपके कॉस्ट का हिस्सा। तो ऐड कब होने वाला? इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। याद रखना, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड होगा। इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री लिखा ना, वो यहां पर नहीं आएगा, बिकॉज इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्रीज का मतलब वो होता है जो गुड्स मेरे गोडाउन में बैठा है, जो गुड्स मेरे गोडाउन में है उसका इंश्योरेंस, और उसका इंश्योरेंस आपके यहां पर नहीं आने वाला, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। मैंने नीचे लिखा के दिया इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन इन्वेंट्रीज, वो कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। क्लियर? स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल, आपने कुछ मटेरियल खरीदा होगा, उसको आप स्क्रैप करने वाले हो, रॉ मटेरियल को स्क्रैप करोगे तो यहां पर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला ना जस्ट स्क्रैप सेल, सिर्फ क्वेश्चन ने बोला स्क्रैप सेल, तो ये स्क्रैप सेल वो 4 खर्चे में जो ऐड करना है और एक माइनस करना है ना, वहां पर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला स्क्रैप सेल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे हुआ, तो भी वो वहां पर जाएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का स्क्रैप सेल आने वाला है। ओके, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का बात करते हैं। नॉर्मल लॉस आपके कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता, ये डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है हमने, बट अब आपको याद रखना है नॉर्मल कॉस्ट आपके ये नहीं हो जाएगा, आपको लेस करना नहीं है। अच्छा, स्क्रैप सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, कभी नॉर्मल लॉस को आप बेचोगे
नॉर्मल लॉस को अगर आपने स्क्रैप किया, उससे जो भी इनकम हुआ ना, उससे अपने रॉ मटेरियल को कॉस्ट को कम कर देना, बिकॉज रॉ मटेरियल का नॉर्मल स्क्रैप हो रहा है ना, रॉ मटेरियल का ही नॉर्मल स्क्रैप हो रहा है। जैसे मैंने बनाया था कि शर्ट बनाने में वो जो पीसेस निकलते हैं कटिंग करने के बाद, वो नॉर्मल लॉस है, वो नॉर्मल लॉस है। अब वो जो भी पीसेस है, वो पीसेस को जोड़ के अगर आप कुछ बनाते हो प्रोडक्ट छोटा सा, और प्रोडक्ट किसी को आप पिलो बना देते हो, इतने सारे पीसेस निकल रहे हो, सबको यूज करके एक पिलो बना देते हो, एक डिजाइन वाला पिलो बना देते हो, कलरफुल वाला, और पिलो भी आप सेल कर रहे हो एकदम सस्ते में, तो वो जो भी आएगा वो यहां पर लेस हो जाएगा, स्क्रैप स्केल ऑफ नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस माइनस करना है, क्यू के लिए वो आपका नुकसान है, एबनॉर्मल लॉस वो आपका नुकसान होता है, इसीलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, लेस स्क्रैप नहीं करना है, बिकॉज आप एबनॉर्मल लॉस को पूरा माइनस करो, तो स्क्रैप माइनस करने का जरूरत नहीं है, और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें से भी जो थोड़ा कॉमन है ना, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो है देखो, एक कैरेज वाला, कैरेज वाला ये भी आता है, तो ये सिंपल है, ये क्या करना चाहिए आपको, ऐड कर देना चाहिए। और इंश्योरेंस वाला तो ठीक है, रॉ मटेरियल स्क्रैप वाला भी ठीक है, और नॉर्मल एबनॉर्मल तो हार्डली अभी आया तो आया क्वेश्चन में, क्लियर है, तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट रिमेंबर, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस आ जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस को माइनस करना है जितना नुकसान हुआ, बट नॉर्मल लॉस जितना हुआ ना वो माइनस नहीं करना है, वो लॉस तो हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं, वो लॉस तो हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं। आई होप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एकदम क्लियर। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कुछ नहीं, बहुत आसान है। जो एम्प्लॉई डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ प्रोडक्शन, उसको आप जो भी पैसा दे रहे हो, सैलरी, बोनस, पीएफ, लीव एनकैशमेंट, कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो सब एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, एंड वो आपके आ जाएगा डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट में। अच्छा, क्वेश्चन बताएगा नहीं, सिर्फ बोलेगा वेजेस एंड सैलरीज पेड, तो कैसे समझेगा कि ये डायरेक्ट का बात हो रहा है कि ये ऑफिस वालों का बात हो रहा है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये डायरेक्ट एम्प्लॉय का बात हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ने बोल दिया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कैसे मालूम पड़ेगा ये किसके पीएफ का बात हो रहा है, ये अज्यूम करेंगे किसका, डायरेक्ट का है। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला ग्रेचुइटी पेड, तो क्या अज्यूम करेंगे, किसको दे रहे हैं, ये ऑफिस वाले को दे रहे हैं कि ये फैक्ट्री वालों को दे रहे हैं, फैक्ट्री वालों को दे रहे हैं, तो ये किसका हिस्सा बनेगा, डायरेक्ट। मतलब कंक्लूजन, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना कर दे ये सैलरी जो भी पेमेंट हो रहा है एम्प्लॉय को ये ऑफिस का है, तब तक आपको मान के चलना है ये डायरेक्ट है। क्लियर, डन। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, एक बार प्लीज ध्यान से एकदम। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, अगर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल गया कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया हम लोग ने लेक्चर्स में। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज सच एज पावर एंड फ्यूल, स्टीम एक्सेट्रा। पावर एंड फ्यूल तो याद रह जाएगा अब से, बराबर ना, स्टीम को याद रखना, क्लियर, पावर एंड फ्यूल, स्टीम एक्सेट्रा, तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। रॉयल्टी पेड पेएबल, ये भी याद रहेगा। हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में वो लोग बोलते हैं हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगर क्वेश्चन में बोलता है हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बट वो पता नहीं चल रहा है सर इज इट अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट हम लोग ने इस काम के लिए लिया है, नहीं पता। तो दो ऑप्शन होता है, अगर हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिखा, हो सकता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी बने या फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बने। सर ये कब जाके डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, अगर ये मशीन हम लोग ने स्पेसिफिकली ये काम के लिए खरीदा है, मुझे एक स्पेशल कटिंग करना है क्लॉथ का या स्पेशल डिजाइनिंग करना है शर्ट पे, अब वो डिजाइन करने के लिए ना एक मशीन के थ्रू डिजाइन होता है, वो मशीन के अंदर हम लोग डिजाइन करेंगे और फिर इस पे प्रिंट होगा। अब वो मेरे पास मशीन है नहीं, बट कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वो बोलता है कि सर हमको तुम डिजाइन करके दो, तो मैंने बोला ओके हम लोग करके देंगे। तो वो एक मशीन खरीद लिया भाड़े पे, ये शर्ट बनाने के लिए एक मशीन भाड़े पे लिया और वो डिजाइन इस पे फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो कहना ही से ये डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा है, वो जो भाड़ा में दे रहा हूं वो मशीन के लिए, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज डायरेक्टली इसमें यूज हो रहा है वो, हाँ या ना।
तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा बनेगा, अगर ये स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट के लिए है तो। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला कि वो जो मशीन ले रहे हो ना आप भाड़े पे, वो ये शर्ट नहीं, आप शर्ट टी शर्ट सारे कपड़े बनाते हो, तो कहना है से ये बनेगा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा। मतलब वो मशीन आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी था, बट वो मशीन आपने खरीदा नहीं, वो रेंट पे लिया हुआ है, तो वो बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा। बट क्वेश्चन मोस्टली ना साइलेंट होता है, क्वेश्चन मोस्टली साइलेंट होता है। क्वेश्चन से बोल देगा हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो यहां पर भी हम अज्यूम करेंगे कि ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा है, एंड नोट में जरूर लिख देना, एंड नोट में जरूर लिख देना। क्लियर, डन, ओके। सो हायर चार्जेस को स्टार मार्क करेंगे, ये बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। हायर चार्जेस फॉर प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, हम लोग ने कुछ डिजाइन बना के लिया उससे, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। वो बेड का मैंने एग्जांपल दिया, उसको स्पेशल डिजाइन का बेड बनवाना था, तो टेक्निकल असिस्टेंस लिया स्पेसिफिकली वो काम के लिए, और जो भी मैंने पैसा दिया है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा बनेगा। amortized cost, amortized cost of molds, patterns, patents, molds, patterns and molds मतलब साचा, राइट, साचा। बेसिकली आप लोग जो मोदक बनाने के लिए यूज करते हो, ये जो पेन बनाने के लिए, हर चीज के लिए एक साचा होता है एंड उसका एक लाइफ होता है। तो आप मोल्ड पे जितना भी खर्चा करते हो ना, प्लीज ध्यान से सुनो और समझो, मोल्ड के लिए जितना भी खर्चा करते हो ना, वो पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं है। ट्विस्ट कब आएगा क्वेश्चन में मालूम है? कॉस्ट, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ एग्जांपल सितंबर एंड परचेज ऑफ मोल्ड 12,000। तो गलती ये हो सकता है आप डायरेक्टली मोल्ड का खर्चा ना, और एक क्वेश्चन हम लोग ने जो किया था जिसके अंदर मोल्ड के आगे ब्रैकेट में लिखा था वो 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के लिए चलेगा, तो अपने को हिंट मिल गया था डिवाइड बाय 2 करने। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन हिंट भी नहीं देगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा परचेज ऑफ मोल्ड 12,000, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तो याद रखना वहां पर जो खर्चा भी आएगा ना, 1 महीने का आएगा, पूरा 12,000 नहीं लिखना। तो जब भी वर्ड दिया होगा ना परचेज ऑफ मोल्ड, समझ जाना ये वो खर्चा है जो मैंने पूरा पे किया सामने वाले को, इसमें से प्रोपोर्शनेट खर्चा ही मेरे कॉस्ट शीट में आने वाला है, प्रोपोर्शनेट खर्चा ही मेरे कॉस्ट शीट में आने वाला है। इसलिए वर्ड क्या है यहाँ पर? एमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स पैटर्न्स। तो ये दूसरा बात जो आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यस, हाँ, अगर क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा कि फॉलोइंग डेटा इज रिलेटिंग फॉर द मंथ, ऐसा ऊपर हेडिंग दिया है और वहां पर ना वर्ड ये यूज नहीं किया परचेज ऑफ मोल्ड, यहां पर यूज किया है मोल्ड या एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड, तो समझ जाने का कि ये 1 महीने का ही खर्चा है। अगर क्वेश्चन ने वर्ड यूज कर दिया ना परचेज ऑफ मोल्ड, तो पूरा कॉस्ट है वो, ये परचेज का कॉस्ट है ना ये पूरा, तो आपको उसको एमोर्टाइज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें में ही मतलब थोड़ा सा लोग कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, बाकी तो बहुत इजी है कॉस्ट शीट। पॉइंट नंबर 6, कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो स्पेसिफिक आपने डिजाइन बनवा के लिया या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लगवाया, वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा बनेगा। अदर एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या जॉब वर्क पे टू द जॉब वर्कर, तो ये जैसे क्वेश्चन में था हम लोग ने ये भी लिख लिया था, जॉब चार्जेस पे टू द जॉब वर्कर, तो ये है आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा। क्लियर, डन, परफेक्ट। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट एकदम क्लियर आप लोगों को? ओके, आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर आपको मशीन आर्स दिया है, मशीन आर रेट दिया हुआ है, आप ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मिलेगा। याद कर लेना हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और ये रेट का मतलब क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन रेट होता है। इस रेट के अंदर आपके सारे इनडायरेक्ट खर्चे पर्टेनिंग टू फैक्ट्री आ गया होता है। याद है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। बस अब याद क्या रखना है आपको? मशीन आर्स मल्टीप्लाई बाय मशीन आर रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब आपको आगे जाके बहुत बार क्वेश्चन में ना मशीन आर का रेट दिया होगा
तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा मालूम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब आपका सारा इनडायरेक्ट खर्चा जो फैक्ट्री में हो रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, तीनों इनडायरेक्ट खर्चा बट कहां पर हो रहा है, ये फैक्ट्री में हो रहा है। वो हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा। मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के ये 50,000 के अंदर है ना, फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट मटेरियल लगता होगा ना, ऑयल, धागा, वो सब आ जाएगा। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर पे जो खर्चा हुआ रहेगा ना, सुपरवाइजर सैलरी, वॉचमैन सैलरी, वो भी आ जाएगा। फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ रहेगा ना, वो भी आ जाएगा आपका, वो भी आ जाएगा आपका, विच इज पार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेंट। एक मिनट, एमोटाइज्ड नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके। सो लिस्ट पे चलते हैं, सॉरी हमने लिस्ट देखा ही नहीं अभी तक। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेस, ये फ्रीक्वेंटली आता है। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब नट बोल्ट जैसा, तो ये क्या बनेगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा। क्लियर। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन ये भी कॉमन है बट ये याद रह जाता है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे होने वाला सारे खर्चे, लेट इट बी डेप्रीसिएशन, लेट इट बी रिपेयर्स और मेंटेनेंस, लेट इट बी इंश्योरेंस, कोई भी खर्चा हो, प्लांट एंड मशीनरी पे हो या फैक्ट्री के बिल्डिंग पे हो, ये सब आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा बनेगा। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, रिमेंबर ये भी आया था, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन। सर इसका मतलब जो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो ना एसेट, उसका भाड़ा, प्रोडक्शन के लिए जो यूज करो उसका भाड़ा, वो भी क्या बन जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा बन जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ इन्वेंट्री, याद करो मैंने मटेरियल के टाइम पे बता दिया था, ये यहां पर आने वाला है, ये प्लस कैरेज ऑन परचेज रिटर्न। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। सर ये क्या था, इनडायरेक्ट, अगर आपको वर्ड यूज किया ना इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, ऐसा बोल दिया ना रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, तो यहां पर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है एमोटाइज्ड कॉस्ट ऑफ, कंफ्यूज नहीं होना, जिग्स, फिक्सचर्स, टूलिंग इक्विपमेंट्स, हथौड़ा, पाना, पकड़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका भी यहां पर एमोटाइज्ड कॉस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एमोटाइज्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है नाइन्थ वाला तो डिस्कस कर लिया, वेजेस पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कर, प्रोडक्टिव रहेगा तो लेबर में चला जाएगा, नॉन प्रोडक्टिव है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, ये आप लोगों का फेवरेट, जो आप लोग हमेशा भूल जाते हो। टूल रूम्स, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये सारे सर्विस है, ये सारे सर्विसेज है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट सच एज टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा, ये सब आपके फैक्ट्री ओवरहेड। सब पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाते हैं ना फैक्ट्रीज में, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एज पर रूल एक्ट है, तो इतना पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो लोग लगाते हैं। तो वो जो भी खर्चा किया ना आपने, वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा बनेगा। डन। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है ड्राइंग डिजाइन डिपार्टमेंट कॉस्ट, बराबर है, ड्राइंग या डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा होगा वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। ये भी एकदम क्लियर। डन। डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में बाइफर्केशन पता चल गया अपने को। ओके। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी, क्वालिटी चेक करना पड़ता है ना प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट बेचेंगे तो नहीं, जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल खर्चा हो रहा है वो आ जाएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर। तो इसमें सैलरी पेड हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए जो भी देंगे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग। ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बोलो
या फिर न्यू प्रोडक्शन टेक्निक के लिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा बोला तो वो यहाँ पर आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा। सर ये क्या चल रहा है, वो चार खर्चे जो ऐड करने, क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा रिसर्च, तीसरा एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को और एक आइडिया दिया था इसमें कि अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑफिस ये दोनों वर्ड मिल जाए तो समझ जाना एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। एडमिन मतलब ऑफिस, मतलब एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो ऑफिस में बैठता है, लेकिन उसको बोला कि सुनो ना, आपको ना जाके ना फैक्ट्री में बैठना है, ध्यान देना है वहां पर प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मटेरियल मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन में कोई तकलीफ ना हो, टाइमली अपना गुड्स बन के रेडी हो जाए, तो वो जिम्मेदारी है प्रोडक्शन मैनेजर का। प्रोडक्शन मैनेजर अगर फैक्ट्री में बैठ रहा है तो ये एडमिन ओवरहेड्स तो है, बट इट इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर है ना अपना 70% ऑफ द टाइम फैक्ट्री में निकालता है, क्वेश्चन में आ जाए प्रोडक्शन मैनेजर अपना 70% टाइम फैक्ट्री में निकालता है, इसका मतलब उसका जितना भी सैलरी होगा ना उसका 70% जाएगा एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन में और 30% जाएगा एडमिन ओवरहेड्स जनरल में। डन, क्लियर। आगे सैलरी पेड टू द प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर बोला तो यहां पर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क्स, तो ये दोनों वर्ड भी मिल जाएगा तो यहां पर, या प्रोडक्शन एंड ऑफिस वाला ये भी वर्ड मिल जाएगा तो यहां पर, क्लियर एकदम, ओके। कौन सा, नहीं नहीं, ऊपर जाएगा वो। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी नेचर, जो प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए जरूरी है, पैकिंग जो प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए जरूरी है, होल्ड करने के लिए जरूरी है, होल्ड करने के लिए जरूरी है, मतलब उसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं रह सकता है। एग्जाम्पल वाटर, और उसका जो बॉटल है, तो पानी का जो बॉटल है इट्स अ प्राइमरी पैकिंग, बिकॉज पानी उस बॉटल के बिना रह नहीं पाएगा, क्लियर। टूथपेस्ट बराबर उसका ट्यूब, तो पेस्ट बिना उस ट्यूब के नहीं रह पाएगा, तो ट्यूब का जो भी खर्चा हो रहा है ना इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी पैकिंग, वो यहां पर आने वाला है, वो यहां पर आ जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है एडमिन ओवरहेड जनरल, मतलब सिंपल बोलूं ऑफिस का खर्चा, ये क्या है आपके ऑफिस का खर्चा, ये सब है आपके ऑफिस का खर्चा। तो आपके ऑफिस के बिल्डिंग, फर्नीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, डेप्रीशिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या फिर इंश्योरेंस, ये सब इधर आ जाएगा। सैलरी ऑफ एडमिन एम्प्लॉय, एडमिन जब भी वर्ड मिला ना समझ जाना ऑफिस का बात हो रहा है, तो एडमिन एम्प्लॉय को दे रहे हो, अकाउंटेंट को दे रहे हो, अकाउंटेंट भी फैक्ट्री में तो नहीं बैठेगा, डायरेक्टर भी फैक्ट्री में नहीं बैठेगा अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन स्पेसिफाइज। प्रोडक्शन मैनेजर को भेजने का कारण है कि भाई तू देख डायरेक्टर जाके क्या करेगा, अकाउंटेंट जाके क्या करेगा, क्लियर। बट बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बोल दिया कि अकाउंटेंट को हमने भेजा था 20% टाइम ध्यान रखने के लिए, या डायरेक्टर भी जाता था विजिट करने के लिए, अगर डायरेक्टर भी जाता था विजिट करने के लिए प्रोडक्शन फैक्ट्री में 20% ऑफ द टाइम, तो उसका भी खर्चा एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन में चला जाएगा, क्लियर। एडमिन का खर्चा है बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रिंटिंग का सामान जो भी वगैरह ऑफिस में खरीदते हो आप, वो भी सब आपके कॉस्ट में तो आने वाला है, बट एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड, एडमिन ओवरहेड्स जनरल में। लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ये खर्चा, दिवाली खर्चा, जो भी ऑफिस में खर्चा हो रहा है ना सब खर्चा आ जाएगा एडमिन ओवरहेड्स जनरल के अंदर। अब इसके बाद था हमारा मार्केटिंग ओवरहेड्स, सेलिंग का खर्चा अलग, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग। वापस से बोल रहा हूं, अगर आपको सेलिंग का एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग अलग दिया है क्वेश्चन में तो अलग अलग करेंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ कर देंगे, क्लियर। अब देखते हैं डिफरेंस क्या इन दोनों में। सेलिंग का खर्चा मतलब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए जो खर्चा लगने वाला है, बेचने के लिए जो खर्चा होगा, सेल करने के लिए, सेल करने के लिए मतलब यहां पर याद रखना जब भी सेल्स डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा होगा ना, सेल्स डिपार्टमेंट को आप सैलरी दे रहे हो, सेल्स डिपार्टमेंट को आप कमीशन दे रहे हो, सेल्स डिपार्टमेंट को आप इंसेंटिव दे रहे हो, सेल्स डिपार्टमेंट को कुछ भी खर्चा कर रहे हो वो सेलिंग का खर्चा है। सेलिंग बेचने के लिए, बेचने के लिए खर्चा है वो सेलिंग का खर्चा।
सेल्स डिपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में बैठा है उसका रेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस भी सेलिंग का खर्चे में आ जाएगा। क्लियर है? तो सेल्स ऑफिस करके लिखते हो लोग, याद है? सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस का रेंट, पावर एंड फ्यूल ऑफ सेल्स ऑफिस, तो ये सब सेलिंग के खर्चे में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये थोड़ा सा कॉमन है और ये याद भी रह जाता है। एडवर्टीजमेंट इज सेलिंग का खर्चा, बेचने के लिए खर्चा। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल, वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है कि भाई मेरा वेबसाइट चलने दो, डोमेन के लिए, तो वो भी खर्चा आपका सेलिंग का खर्चा हो जाएगा। मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा, परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ, ये ऑलरेडी बता दिया। एंड सेकेंडरी पैकिंग भी, सेकेंडरी पैकिंग भी यहां पर ले लेना। सेकेंडरी पैकिंग भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, बट उसको सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अलग से उसमें डालना नहीं है, आप सेलिंग ओवरहेड्स में डाल दो चलेगा। पैकिंग कॉस्ट विच इज सेकेंडरी इन नेचर, या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी मान सकते हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन में लिया था कि हम लोग इसको पैक कर रहे हैं फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसको अच्छे से पैक करना पड़ रहा है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ताकि ट्रांसपोर्ट में खराब ना हो जाए। तो ये बेचने के लिए खर्चा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा है। क्या ये समझ आ गया आप लोगों को? डन। और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा में क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अगर आपके पास अलग से है तो उसका सैलरी, वेजेस, जो भी खर्चा होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अलग से बिल्डिंग में भी बैठा है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी अलग से बिल्डिंग में बैठा है, उसका रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आ जाएगा। आपको अगर वर्ड बोल दिया वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग चार्जेस, डन। वेयर हाउसिंग चार्जेस, so salary paid to warehouse keeper, rent of warehouse, depreciation of warehouse, warehouse से related जो भी खर्चा होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन। ओहो, ऑफ डिलीवरी वैन बोलो, ट्रक बोलो, टेम्पो बोलो, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। वो सुबह सुबह दूध का गाड़ी जो आता है ना, बराबर, तो डिलीवरी वैन, ट्रक, जो भी बोलो, पोर्टर जो होता है ना, वो सब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन वो भी यहां पर आ जाएगा। क्लियर? हायर चार्जेस ऑफ पोर्टर, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आने वाला है ना, तो ये आ जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका नॉन इक्विटी फंड वाला आने वाला है। नॉन इक्विटी फंड, ये वर्ड याद रखना। इक्विटी मतलब कौन सा? शेयर होल्डर्स वाले, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस वाले वो लोग। नॉन इक्विटी फंड मतलब डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आने वाला है। प्लस प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट मतलब प्रोसेसिंग फी या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज रहा ना, वो भी आ जाएगा। याद रखना, सुनो, क्वेश्चन ने दे दिया गलती से इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फी भी लगा था। जब भी आप लोन लोगे ना तो प्रोसेसिंग फी लेते हो लोग। अब क्वेश्चन में दे दिया आपको इंटरेस्ट आपने भरा था 1 लाख और प्रोसेसिंग फी भरा था एग्जाम्पल से 15,000 का, तो इंटरेस्ट याद है, आप इंटरेस्ट सिर्फ लिख के आओगे। याद रखना, इंटरेस्ट प्लस इंसिडेंटल चार्जेस, उससे कनेक्टेड जो भी होगा उस लोन को लेने के लिए, वो भी कॉस्ट में आ जाएगा, विच इज इंसिडेंटल कॉस्ट, विच इज अ प्रोसेसिंग फी। आया समझ में? डन। यहां पर हमारा कॉस्ट शीट का पूरा खत्म होता है। अब एक्सक्लूजन देखते हैं एक बार। एक्सक्लूजन में क्या आता है? एक्सक्लूजन में आ जाएगा आपको, एक्सक्लूजन में आ जाएगा आपको सबसे पहला कोई एबनॉर्मल कॉस्ट, कोविड वाला, पेनल्टी, यस ये याद रख लेना, पेनल्टी, फाइन, डैमेज। आपका ट्रक ड्राइवर मस्त आ रहा था, पकड़ लिया बीच में और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था या लाइसेंस या जो भी रीजन था, पेनल्टी चार्ज कर लिया उससे। अब वो पेनल्टी आपके कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब डोनेशन देते हो वो भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। आप इनकम टैक्स पे करते हो वो भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। जो भी आपका फाइनेंशियल एंट्रीज है, मतलब जो अकाउंट सब्जेक्ट में आता है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया, गुडविल, रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मैंने एक्सपेंस के एंगल से बात किया। सेम इनकम भी हो सकता है, रेंटल इनकम आ रहा है, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब आपका फाइनेंशियल एंट्रीज है। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। आपने एसेट बेचा, आपने आपका एक मशीन बेचा,
आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ तो का प्रोडक्ट से कनेक्टेड कुछ है क्या उसका? बिल्कुल नहीं है। लॉस हुआ 3,000 का, कोई कनेक्शन है प्रोडक्ट से? नहीं। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो या इन्वेस्टमेंट्स बेचा, प्रॉफिट लॉस हुआ, कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से। हम लोग को जो भी प्रोडक्ट से लेना देना है ना, वही खर्चा आने वाला है यहाँ पर। क्लियर? टू वाइंड अप, एक बार मैं पूरा ना कॉस्ट शीट फटाफट एक बार वापस से लिखना चाहूंगा लास्ट टाइम। सबसे पहला डायरेक्ट शॉर्टकट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम में सिंपल क्या याद रखना है आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस कैरेज ऑफ मटेरियल, कैरेज एक थोड़ा सा आता है हर बार, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। और आपको मालूम है सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए होंगे इसमें। एड डायरेक्ट लेबर, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों फैक्ट्री में हो रहा है तो मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, और एक लास्ट चीज, जो भी खर्चा हम लोग पूरा कॉस्ट शीट में बात कर रहे हैं उसमें पेड प्लस आउटस्टैंडिंग या पेड माइनस प्रीपेड, क्लियर है ना? आउटस्टैंडिंग खर्चा ना वो भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज पेमेंट बेसिस पे नहीं, हम लोग एक्सपेंस कितना हुआ वो निकाल रहे हैं, पेमेंट कितना किया वो नहीं निकाल रहे। जैसे कि डायरेक्ट लेबर का 1 लाख पेड है एंड 20,000 इज आउटस्टैंडिंग, तो डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा 1 लाख प्लस 20, 1,20,000। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाएगा आपका फैक्ट्री का ओवरहेड्स, तो मिल जाएगा आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर दोगे आप लोग ओपनिंग WIP, लेस कर दोगे आप लोग क्लोजिंग WIP, तो मिल जाएगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहां से यहां तक आपका जो खर्चा है ना वो फैक्ट्री का है, यहां से यहां तक जो खर्चा था ना वो आपके फैक्ट्री का था। क्या ये एकदम क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपका वो 4 खर्चा ऐड होने वाला है। आपका ऐड होने वाला है 4 खर्चा, 1 2 3 4, और माइनस हो जाएगा एक छोटा सा इनकम। 4 खर्चा कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट, और स्क्रैप सेल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये सब करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये भी एकदम क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इतना गुड्स बना के तैयार हुआ, इतना गुड्स बना के रेडी हुआ। अब इसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड, आपको ये वाला फिगर वो लोग नहीं देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड, फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG निकालने के लिए 2 मेथड, एक है फीफो, एक है वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर फीफो मेथड रहा सो हम लोगों को यूज करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का रेट यूज करना है। मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स होगा आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के साथ। ओके, जब आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है या क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड शुड बी वैल्यूड एट एवरेज रेट, तो आपको जो रेट यूज करना है ना, रेट वो होना चाहिए वेटेड एवरेज रेट। सर वेटेड एवरेज रेट मिलेगा कैसे? आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा हुआ था वो प्लस ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट्स था प्लस ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स भी आ जाएगा। ये जो रेट मिलेगा ना, ये रेट यूज करोगे इस बार फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन के लिए। मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू रेट, और ये जो रेट रहेगा वो ये वाला जो रेट आएगा ये वो होगा वेटेड एवरेज रेट। फीफो मेथड पता कैसे चलता है? उसका एक हिंट होता है। अगर क्वेश्चन ने बोला एक तो क्वेश्चन बोलेगा आपको गुड्स आर
गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, अगर क्वेश्चन ऐसा बता दिया कि ओपनिंग से हम लोग पहला बेच रहे हैं, तो समझ जाने का फीफो मेथड फॉलो हो रहा है। और फीफो मेथड फॉलो हो रहा है अगर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है। या फिर क्वेश्चन बोल देगा कि फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, वापस से फॉर्मेट पे। सो आपको ओपनिंग का फिगर दिया होगा, क्लोजिंग का फिगर कैलकुलेट करना होगा। ये करने के बाद आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपका कौन सा खर्चा आने वाला है? एडमिन ओवरहेड्स, जनरल वाला आ जाएगा। एड मार्केटिंग ओवरहेड्स बोल दो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलो, दोनों एक ही है। आपके पास अगर सेलिंग ओवरहेड्स का खर्चा अलग से पता है तो अलग से दिखाना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा रहेगा अलग से तो अलग से दिखाना। और ये सब करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट, हाँ, अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो इंटरेस्ट भी ऐड कर देना कॉस्ट ऑफ सेल्स के पहले। ऐड हो जाएगा आपका प्रॉफिट, आएगा सेल्स। सिंपल। तो ये जो आपको मैंने आज बताया ना, ये कॉमन है, मतलब इतना तो आता ही है हर एक में। क्लियर? डन? चलो, विल एंड।